सो चैप्टर कौन सा नंबर का ग्लैंड है ये? फोर्थ, फिफ्थ ग्लैंड, सिक्स्थ ग्लैंड, दैट इज द थाइमस ग्लैंड. Sixth is thymus gland. Thymus gland, this basically is located near the heart. Okay, that is within the chest cavity between the two lungs. Okay, so this is the location. You can simply write the location is near the heart or between the lungs in the chest cavity. इस तरह से कुछ भी location लिख सकते हैं आप. ठीक है, so this is between the two lungs and near the heart. The secretion provided by the thymus gland is called as thymosin. This is thymosin. The thymosin secretion that basically helps in providing the immunity. Function क्या है इसका? This helps to provide the immunity. This is actually the type of the secretion which helps to differentiate the you can say two types of the जो इम्यूनिटी सिस्टम्स होते हैं हमारे अंदर, दैट इज अ ह्यूमरल इम्यूनिटी सिस्टम एज वेल एज अ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी सिस्टम. ठीक है, एक होता है ह्यूमरल इम्यूनिटी, दो तरह का होता है, एक होता है सेल मीडिएटेड और एक होता है ह्यूमरल. सो ये जो इम्यूनिटी है हमारे अंदर सेल मीडिएटेड, एज द नेम इज सेइंग, दैट इज सेल्स जो है वो हेल्प करते हैं इन कॉजिंग द इम्यूनिटी. व्हाट सेल्स आर इन्वॉल्वड इन कॉजिंग द इम्यूनिटी? Which cells are involved in causing the immunity? WBCs. What is the other name of the WBCs? Lymphocytes. The lymphocytes or the leukocytes basically जो है उसके आगे कैटेगरी आती है lymphocytes की. The lymphocytes are the special cells that which are helping in the cell mediated immunity which is provided just to fight against the various of the pathogens or the diseases. ठीक है, इन्हीं lymphocytes में दो तरह के lymphocytes आते हैं, एक होते हैं B lymphocytes और दूसरे होते हैं T lymphocytes. साइट्स का नाम क्या होता है? साइट्स का मीनिंग क्या होता है? सेल्स. ठीक है, सो बी सेल्स एंड द टी सेल्स. तो यहाँ पे इनकी डिफरेंशिएशन प्लस इनकी फंक्शनिंग ये सब कुछ कंट्रोल किया जाता है बाय द सेक्रेशन दैट इज थाइमोसिन, एज वेल एज द प्रोडक्शन ऑफ द इम्यूनोग्लोबुलिन्स और द एंटीबॉडीज. इम्यूनोग्लोबुलिन्स 5 तरह की होती हैं. इम्यूनोग्लोबुलिन्स, दे आर ऑफ 5 टाइप्स दैट विच आर गिवन or being prepared within your body depending upon what the antigen or the pathogen is. Depending upon the antigens, the antibodies are created. The antibodies are also called as immunoglobulins, and the production of the immunoglobulins is again controlled and coordinated by the thymosin. ठीक है, हमें पता है कि जो older organisms यानी older human beings हैं, जो बड़ी एज के लोग होते हैं, उनके केस के अंदर क्या होता है? इम्यूनिटी वीक होती है, ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती. बहुत रेयरेस्ट ऑफ द पीपल होंगे जो शुरू से ही अपनी बहुत अच्छी स्ट्रांग इम्यूनिटी बना के रखते आए होंगे. जिन्होंने थ्रू आउट द लाइफ मेडिसिन इनटेक कम लिया है, उनका इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होता है बाय द एंड ऑफ द एज. ठीक है, मतलब जब तक उनकी एज डिक्लाइनेशन की तरफ चले जाती है उस टाइम तक. तो उनके अंदर ऐसा क्यों होता है कि उनकी इम्यूनिटी जो है वो वीक होती है एज एन कंपेरिजन टू द यंगस्टर्स? इवन द यंगर स्टूडेंट्स जो होते हैं हमारे, यानी कि किड्स होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लासेस वाले, they are not much prone to the diseases as the middle aged people are. ठीक है, जैसे हम लोग हैं, हम लोग को कुछ ना कुछ दिक्कत आई रहती है. कोई बहुत ही मतलब बहुत ही कोई रेयरेस्ट ऑफ द पर्सन होगा, बच्चा होगा जिसके अंदर इम्यूनिटी बहुत वीक है और वो बहुत जल्दी डिजीजेस को कैच कर लेता होगा. ठीक है, लेकिन ज्यादातर जो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स ऑफ द लोअर एजेस हैं, ह्यूमन बींग्स ऑफ द लोअर एजेस हैं, उनके अंदर ये थाइमोसिन ज्यादा एक्ट क्यों करता है? क्योंकि ये जो ग्लैंड है ये धीरे धीरे डीजनरेट होता रहता है लाइफ के अंदर. ठीक है, बाय द एज, मतलब जैसे जैसे एज ग्रो करती है इसकी डीजनरेशन शुरू हो जाती है, ये रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, ये कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से बाय द एज ऑफ द 60s और 70s प्लस ये बिल्कुल खत्म हो जाता है और हेंस वहां पे इम्यूनिटी जो है वो बहुत पुअर हो जाती है. ठीक है, क्योंकि इसने क्या किया, थाइमोसिन ने क्या किया, हमारी दोनों इम्यूनिटीज को उसने स्ट्रॉन्ग करना है या उसने एक्टिवेट करना है या उसने चलाना है. ठीक है, तो ये दोनों एक्टिवेशंस तभी होंगी जब भी थाइमोसिन होगा, थाइमोसिन तभी होगा जब भी थाइमस होगा. तो थाइमस तब होता है जब भी एज थोड़ी होती है. ठीक है, इन्फेंट्स के केस में ये थाइमस ग्लैंड जो है ये हाईली एक्टिव होता है, क्योंकि इन्फेंट्स के केस में क्या है, जब भी पार्टुरेशन होता है, पार्टुरेशन इज अ चाइल्ड बर्थ. ठीक है, व्हेन द फीटस कम्स आउट फ्रॉम द वूम ऑफ द मदर,
इनसाइड द वूम्ब इट वाज हाईली प्रोटेक्टेड, सारा का सारा प्रोटेक्शन मिल रहा था, सारी चीजें उसको बैलेंस मिल रही थी, ठीक है, एवरीथिंग वाज प्रोटेक्टेड बिकॉज एवरी जो पैथोजन अटैक होता था तो वो मदर बॉडी को हो रहा था, उसको फिटस को नहीं हो रहा, ठीक है, इट वाज हाईली प्रोटेक्टेड विद इन द वूम्ब ऑफ द मदर। एज द बेबी कम्स आउट फ्रॉम द वूम्ब ऑफ द मदर इट हैज टू फेस दिस डेंजरस इन्वायरमेंट, है ना, उसका स्किन कितना सॉफ्ट है, उसकी पूरी की पूरी बॉडी कितनी सॉफ्ट है, और उसमें ये सारे जो हमारे माइक्रोब्स हैं वो अटैक करेंगे, तो उसके लिए उसको पहले क्या है अंडर केयर रखा जाता है, बट आफ्टर दैट ये अपने आप को टैकल करना शुरू कर देता है। आजकल तो ये है कि पहले जमाने में तो इंजेक्शंस वैक्सीनेशंस नहीं होती थी, आजकल में तो ये बूस्टर्स लगा दिए जाते हैं, मतलब पहले से ही उसके अंदर बूस्टर्स लगा दिए जाएंगे जो कि एंटीबॉडीज जनरेट करवाएंगे, इम्यूनोग्लोबुलिन्स जनरेट करवा देती है वीकर। वैक्सीनेशन क्या होता है, व्हाट इज वैक्सीनेशन? एंटीजेंस इंट्रोड्यूस करवाना, लेकिन इन द वेरी वीक फॉर्म, ठीक है, और डेड फॉर्म, माइक्रोब्स की इंट्रोडक्शन करते हैं। वैक्सीनेशन क्या होती है? वैक्सीनेशन इज जो इंजेक्शन लगते हैं बूस्टर्स की फॉर्म में, बूस्टर इज टू बूस्ट अप योर एंटीबॉडीज फॉर्मेशंस, ठीक है। अब हमारे जो छोटे होते हैं, जब भी हम भी छोटे होते थे तो हमें भी इंजेक्शन लगे हुए हैं, आप लोग को लगे हुए हैं, आप लोग का इंजेक्शन चार्ट होगा, अपनी मम्मियों से पूछ के देखना, ठीक है। तो वो क्यों लगते थे इंजेक्शन और द वैक्सीनेशन, दैट इज व्हाट इट इज अ केमिकल प्रिपरेशन ऑफ द वीकेंड और डेड माइक्रोब्स, ठीक है, डेड माइक्रोब्स को अंदर इंट्रोड्यूस कर देना, जो डेड है वो हमें हार्म नहीं पहुंचाएंगे, जो वीक है वो हमें हार्म नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन वो अंदर जाके, वो माइक्रोब्स हमारी बॉडी के अंदर जाके हमारे सिस्टम्स को एक्टिवेट पहले ही कर देंगे, वहां पे पहले से ही ऐसी वाली इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंटीबॉडीज जो है वो जनरेट कर देंगे कि अब असली वाला जब माइक्रोब बॉडी के अंदर आए तो उनकी एंटीबॉडीज पहले से तैयार है फाइट करने के, समझ आए, ठीक है। सो दैट इज अ वैक्सीनेशन। सो अब के जमाने में क्या है कि अब तो ये इनहांस की जा रही है इम्यूनिटी बाय प्रोवाइडिंग द वैक्सीनेशंस, और द मेडिसिन बहुत ज्यादा आ गई हैं जो कि हेल्प करती हैं हमें इम्यूनिटी क्रिएट करने में, है ना। अब डिजीजेज इतनी सारी चल रही हैं, पहले कोविड था, अभी डेंगू है एंड ऑल, तो ये सारी चीजें क्या है, ये हमारी इम्यूनिटी को चैलेंज कर रही है ना, तो वहां पे काम आ रही है हमारी सारी मेडिसिन। डन, वो सारी चीजें भी इनको एनहांस कर रही हैं। इनिशियली एक्चुअली जब भी बर्थ होता है तो सिर्फ थाइमस ग्लैंड हेल्प करता है, बाद में वैक्सीनेशन से ये चीजें एनहांस होती हैं और ज्यादा इंप्रूव की जाती हैं, एंड बाय द एज, मतलब जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ये जो है ग्लैंड ये खत्म होते जाता है, एंड इन द मैच्योर पीपल दिस thymus gland is very much reduced, it is very reduced within the body and hence it is not providing any much important role, but in the lower age people it is of very importance, that is because it is creating the immunity. Done? Okay, immune based आपके ये दोनों टर्म्स गिवन हैं वहां पे बुक में, लेकिन ये दोनों टॉपिक्स हैं आपकी 12th के, ठीक है, सेल मीडिएटेड और ह्यूमोरल मीडिएटेड जो इम्यूनिटी है, ये दोनों टॉपिक्स आपकी 12th के हैं। इफ यू कैन मैनेज टू हैव द बुक ऑफ द 12th यू कैन इवन रीड इट थ्रू दैट, ठीक है, ये इंटरनेट से सिंपल आप लोग ये सेल मीडिएटेड और ह्यूमोरल इम्यूनिटी के ऊपर थोड़ा सा नोट जो है वो तैयार कर लेना, बिकॉज हमारी एनसीईआरटी में जो भी एक वर्ड भी गिवन होता है उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, ठीक है। देन वी कांट चैलेंज कि ये इतना इन्फॉर्मेशन हमारी बुक में तो लिखा नहीं था लेकिन हमें पेपर में कैसे आ गया, राइट। तो ये चीज आपको थोड़ी सी एनहांस वे में पढ़नी पड़ेगी। आई नीड नॉट टू टेल इट फॉर एवरी व्हाट यू से एवरी टॉपिक व्हिच इज देयर इन योर एनसीईआरटी, आप लोग को अब से खुद पता होना चाहिए कि अगर आपकी बुक में एक अक्षर भी आ जाता है किसी और चीज का जो आपका सिलेबस का नहीं है, ठीक है, आपकी बुक में ज्यादा डिटेल्स में नहीं दिया, अगर थोड़ा सा भी इंफॉर्मेशन उसका आ जाता है देन यू विल बी सर्चिंग इट फॉर एज अ होल टॉपिक, ओके, राइट। जैसे हमारा ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर है ना, तो उसके अंदर एक गटेशन वर्ड लिखा हुआ आता था और गटेशन के ऊपर हमेशा से पेपर में क्वेश्चन आया 3-3 नंबर का। अभी वो चैप्टर तो आपका डिलीट हो गया है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स इज नॉट देयर, बट देयर वाज ओनली वन वर्ड ऑफ गटेशन, एक्सप्लेन भी नहीं किया उन्होंने, एज इन कंपेयर टू गटेशन, बस इतना लिखा हुआ। तो गटेशन के ऊपर पूरा 3 नंबर का क्वेश्चन डालते रहे, ठीक है, तो वी कांट चैलेंज इवन। डन, एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइजेस भी सॉल्व करते जाओ। हाँ जी, नेक्स्ट इज एड्रीनल ग्लैंड। 7th is the adrenal gland. Now the adrenal gland, this is located where? As a cap-like structure on the kidneys. ठीक है, ये kidneys के ऊपर है, लेकिन as a cap-like structure. Cap-like structure on both the kidneys. That is present on the kidneys. Let's say this is the kidney. This is the kidney structure. Done. And over this cap-like structure, it is present, that is adrenal gland.
Okay. This adrenal gland, if we cross sect it, अगर हम इसको देखें बीच में से, it is having the two of the, you can say, divisions. The structure of the adrenal gland that is divided into the two regions, the outer being called as cortex and the inner being called as medulla. So this is the two regions of the adrenal gland. So this cap-like structure that has further two regions, that is the cortex and the medulla. The medulla that is further providing the secretions as in the form of adrenaline and noradrenaline. This secretes adrenaline and noradrenaline, which are also called as epinephrine or norepinephrine. So these are the hormones which are secreted by the medulla. Adrenaline and noradrenaline, epinephrine or norepinephrine, together they are called as catecholamine. Together they are called as catecholamines. Done. Now this is the gland that which is secreting the two hormones, that is the adrenaline and noradrenaline, or epinephrine or non-epinephrine. These hormones, they are called as the fight or flight hormones. These are called as fight or flight hormones. And because of this being called as fight or flight hormone, the adrenal gland is also considered for its medullary function only. क्योंकि ये medulla की secretion है ना, तो medullary function के behalf पे इस gland को एक और नाम मिला है medulla के behalf पे, that is the gland of emergency. This is called as gland of emergency. Now what do you understand by these two terms, fight or flight hormone and gland of emergency? As the name is suggesting, fight or flight hormone means यहाँ लड़ो या भाग निकलो, है ना, यहाँ लड़ो फाइट करो या भाग निकलो, यानी फ्लाइट कर जाओ. मतलब कोई भी डेंजरस सिचुएशन से हम क्या करते हैं, अगर एकदम से कोई फ्राइटनिंग सिचुएशन आ गई, है ना, आपको अंधेरे में किसी ने डरा दिया, डराते हैं ना यूजुअली बच्चे, हो करके डराते हैं, है ना. सो जब भी आपको डरा दिया तो वहां पे क्या होता है, कुछ लोग तो भाग जाते हैं डर के, है ना, दे कांट फेस दो सिचुएशंस, बेहोश हो गए, दे कांट फेस दैट सिचुएशन, है ना. उनके अंदर इतनी बड़ी बड़ी चेंजेस आ गई, लाइक स्वेटिंग हो गया एकदम से, मतलब पूरे प्रॉपर इस तरह से डर गए, दे कांट कंट्रोल देयर फीलिंग आल्सो, दैट इज दे कांट कंट्रोल देयर बॉडी. तो दैट इज अ फ्लाइट कंडीशंस. वो फ्लाइट है, मतलब आप उन कंडीशंस को फाइट नहीं कर पाए, ठीक है, आपने वो कंडीशंस को अपने ऊपर हावी होने दिया, तो दैट इज अ फ्लाइट कंडीशन. फाइट कंडीशन इज जब आप हावी हो उन कंडीशंस के ऊपर, यानी आप स्ट्रॉन्ग थे, आपने फाइट किया, आपने उसको ब्रेवली फेस की, है ना. So that is the fight condition. Usually we concern it with your examinations also. पेपर में, पेपर घर से तैयार करके आए हम बायो का, यहाँ आके देखा तो फिजिक्स का पेपर, कैसा रिएक्शन आएगा, बहुत भयानक, है ना. सो वहां क्या है, या तो कोई फाइट करेगा या वो फ्लाइट कर जाएगा, चक्कर खा के डिग जाएंगे, अरे मैम ये क्या हो गया, मैं तो फिजिक्स नहीं पढ़ के आई, मैं तो बायो पढ़ रही हूँ गलती से, है ना. सो ऐसी कंडीशन हम नहीं इमेजिन कर सकते. जस्ट इमेजिन दैट कंडीशन एंड दैट सर्कमस्टांसेस, and that is your flighting away condition, ठीक है. and if you are having the bravery and you are fighting it, और आपने वो बायो नहीं किया, ओके मेरे को फिजिक्स भी आती है and I am doing it, so that is your fighting condition. These hormones are only secreted by the adrenal gland only during the emergency times, means during the frightening conditions, special conditions, ठीक है. एकदम वाली conditions जो आती है, मतलब sudden conditions, उनमें एकदम से सडन कोई झटका लगता है और उस झटके के अंदर आप कैसे उसको एब्जॉर्ब कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, तो उनमें ये हमारे हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज होते हैं. अब ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं तो क्या रिएक्शंस आती है हमारी बॉडी के अंदर. आपने फिजिक्स का पेपर देखा बायो की जगह, आपके अंदर क्या क्या रिएक्शंस आएंगे, एकदम से पसीने छूट जाएंगे, है ना. दैट इज स्वेटिंग रेट जो है, स्वेट ग्लैंड्स जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाएंगे,
हार्ट बीट हमारी बिल्कुल हार्ट बाहर आने को ही आ जाता है ना, अभी तो बस निकल ही गया बाहर, है ना। तो दैट इज हार्ट बीट जो है वो बहुत ज्यादा तेज हो जाएगी। कई बार हमारी ऐसी कुछ फ्राइटनिंग सिचुएशंस आ जाती हैं, सम अनकंडीशंस लाइक हमें जो नहीं फेस करनी होती, हमारे को क्या है हेयर्स इरेक्ट हो जाते हैं, जैसे रोंगटे खड़े होना जिसको बोलते हैं पाइलो इरेक्शन, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो हैपनिंग, है ना। एकदम से सांस तेज हो जाती है, सांस फूलने लग जाती है, हम इतने घबरा जाते हैं, हमारा हार्ट का बीट हमें फील होना लग जाता है, क्योंकि हमारी लंग्स और हमारी हार्ट दोनों एकदम से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस देती है। So all these summed up reactions, they are the reactions given by these hormones, that is adrenaline and noradrenaline. That is during the conditions of fighting and flighting, whatever the changes are noticed in your body, they are all the reactions of this medulla. Okay. डिफरेंस ये दोनों इकट्ठे ही काम करते हैं, ये कुछ ऑन सेट करता है, ये ऑफ सेट कर देता है, मतलब ये इसको ऑन कराएगा कंडीशंस को, वो खत्म करवा देगा। These are anti in their productions, but they are together called as a catecholamines and hence together called as a fight or flight hormones. ठीक है, done. Coming to the cortex region. अब cortex region, this is corticoids, इसकी एक general secretion है, लिख लो पहले. The secretion, general secretion is corticoids. The general secretion of this is called as corticoids, and the cortex is further categorized or divided into the 3 layers. Cortex जो है ये further categorized or divided in 3 layers होती हैं. That is the outer layer, यानी कि अगर आप इस cortex को ऐसे बांटोगे, इसको divide करोगे, so इस तरह से अंदर इसके 3 lines और मतलब 2 lines and 3 areas, ठीक है, 3 parts बन जाएंगे. So one is the outer one, then is the middle one, and then is the innermost one. Innermost is towards the medulla. ठीक है, 3 लेयर्स में ये डिवाइड हो जाता है, एंड द आउटर मोस्ट कॉल्ड एज द ग्लोमेरुलोसा, मिडल वन इज कॉल्ड एज फेसिकुलेटा, एंड इनर मोस्ट इज कॉल्ड एज रेटिकुलेटा, रेटिकुलरिस. ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा एंड रेटिकुलरिस as the 3 layers of the cortex. ठीक है, together they are all again secreting the hormones which are called as the corticoids. अब ये corticoids हमें वो सारी changes देती हैं जो हमने kidneys के साथ concerned पढ़ी हुई. For example, जैसे vasopressin का secretion क्या करता है, balance of electrolytes, है ना. तो vasopressin was initially secreted by the pituitary gland, लेकिन उसका action कहाँ पे जाके आएगा, इस corticoids के ऊपर. ठीक है, वेसोप्रेसिन ने वहां पे एक्शन दिया, एडीएच ने वहां पे एक्शन दिया, प्लस वो साथ में एग्जामिन करेगा इनका एक्शन, दैट इज द एड्रिनल ग्लैंड्स का एक्शन, ताकि उसका जो रोल है वो एक्सक्रीशन के साथ यानी किडनीज के साथ मैनेज किया जाए. बैलेंसिंग ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स, दैट इज आल्सो डन बाय दिस. जो इलेक्ट्रोलाइट्स की बैलेंसिंग है वो सारी भी इसके साथ की जाती है. इनमें हमारे पास आगे एग्जाम्पल्स में आते हैं, कॉर्टिकॉइड्स के आगे एग्जाम्पल्स में आएंगे द हॉर्मोन्स लाइक दैट ऑफ, अगर कोई हॉर्मोन्स हमारे कार्बोहाइड्रेट्स को बढ़ा रहे हैं यानी मेटाबॉलिज्म या रेगुलेशन करता है कार्बोहाइड्रेट्स, तो उनको हम नाम बोलते हैं एज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स. दे आर कॉल्ड एज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दैट विच आर हेल्पिंग इन रेगुलेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स. ऐसे ही रेगुलेशन ऑफ द आयंस, इलेक्ट्रोलाइट्स अगर हो तो उनको हम बोलते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स. मिनरलो, दिस इज मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, that which helps in the regulation of the electrolytes along with the water balance. ये सारी चीजें, ठीक है. So these are all जो मेटाबॉलिज्म्स की हमने कल भी बात करी थी, BMR को स्टेबल करता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट को, दैट इज द थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन हार्मोन, तो वो भी इसी के साथ भी कंसर्न है. कार्बोहाइड्रेट्स का जो मेटाबॉलिज्म है दैट इज स्पेशली मेंटेन्ड बाय द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स. ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ये क्या करती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ के ग्लूकोज को ऐड करती हैं और ब्लड के अंदर. ठीक है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंटली नहीं, बस आप इतना कह सकते हैं कि दिस इज हेल्पिंग इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है, मेजर ग्लूकोज का ऐड होना, एडिशन होना, दैट इज द फंक्शन ऑफ द अनदर ग्लैंड, दैट इज द पेनक्रियास. राइट, डन. सो दिस इज अगेन कमिंग इन द स्ट्रक्चर पॉइंट्स. मैंने आपको पहले भी बताया था 3 ग्लैंड्स के स्ट्रक्चर्स प्लस स्ट्रक्चरल सिक्रीशंस, ये आपको क्वेश्चंस हैं 3 ग्लैंड्स की. ठीक है, तो इन तीनों में आपने इसको स्पेशली
मतलब लर्न करना है पिट्यूटरी ग्लैंड का, देन उसके बाद दूसरा था थायराइड ग्लैंड का, और तीसरा ये एड्रिनल ग्लैंड का। ठीक है, स्ट्रक्चर प्लस स्ट्रक्चरल सिक्रीशंस, डन। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज द 8th ग्लैंड, दैट इज पेनक्रियास। पेनक्रियास के साथ हम वर्ड ग्लैंड नहीं लगाते, दिस इज 8th पेनक्रियास, because this does not belong to the category of only endocrine glands. Where do it belong? What is the type of the gland? This is heterocrine. Very nice. So this is the heterocrine gland. Okay. So what is the location of this pancreas? Yes. What is the location of pancreas? Above the large intestine, stomach के नीचे. Basically it is below the or beneath the stomach. ठीक है, जैसे ये स्टमक का अगर एरिया है तो बिल्कुल उसके साथ ऐसा ऐसा लीफ का जैसा स्ट्रक्चर, दैट इज हैविंग द सेम फोल्डिंग शेप. ठीक है, सो इट इज बीनीथ द स्टमक. बीनीथ द स्टमक इज द पेनक्रियास. The pancreas acts as both exocrine and endocrine. Means what? That is, now the whole of the pancreas and the tissue inside is not just going to secrete the endocrine secretions. मतलब ये है कि इसके अंदर जितने सेल्स हैं अब वो सिर्फ और सिर्फ हमारी एंडोक्राइनस सिक्रीशंस के लिए नहीं बने, दे आर आल्सो इन्वॉल्वड इन द एक्सोक्राइनस सिक्रीशन, जहाँ पे उसने फूड की डाइजेशन भी करनी है ना. डक्ट्स इतनी सारी पड़ी हैं, तो मेजर जो है इसके अंदर जो सेल्स हैं वो एक्सोक्राइनिक एक्शन वाले हैं. एंडोक्राइन वाले जो हैं दे आर हार्डली मेकिंग 1 to 2% ऑफ द ऑल द सेल्स. ठीक है, मतलब पेनक्रियास के अंदर जितने सेल्स हैं उनका हार्डली 2% सेल्स का दैट इज गिविंग आउट द स्पेशल सिक्रीशंस which plays the role in the endocrine functions. ठीक है, तो हमने यहाँ पे एंडोक्राइंस पढ़ने हैं क्योंकि हम एक्सोक्राइन नहीं पढ़ रहे हैं. एक्सोक्राइन हमारा डाइजेस्टिव में आता था लेकिन डाइजेशन खत्म हो चुका है, आपका डिलीट हो गया है चैप्टर, इसीलिए आपने वो नहीं पढ़ा. ठीक है, सो यहाँ पे जो सेल्स हैं which are specially involved in the pancreatic action as endocrines, those cells are called as the aisles of Langerhans. Aisles of Langerhans. These are the special cells of the pancreas, aisles of Langerhans, that which provides the endocrinous secretions. I-S-L-E-T-S. इसको प्रोनाउंस करते हैं आइल्स, आइलेट्स, आइल्स ऑफ Langerhans. ठीक है, आइल्स ऑफ Langerhans. इस लेटर नहीं बोलना इसको, आइल्स ऑफ Langerhans. ठीक है, the aisles of Langerhans further have the two types of the cells, that are the alpha cells and the beta cells. Now especially the alpha cells, they provide the secretion as in the form of glucagon, and the beta cells, they provide the secretion in the form of insulin. And we also know that the maintaining of the blood sugar level is done by pancreas. Maintenance means if it is being decreased, it is increased by the pancreas, and if the blood sugar level is commonly increase हो रही है तो it is decreased also by the pancreas. These opposite actions, they are made by glucagon and insulin. Glucagon helps to increase the blood glucose level, glucose in blood. This helps to increase the glucose in the blood, glucagon. ठीक है, इंसुलिन जो होती है, this helps to lower down the blood sugar level, lowers down the blood sugar level. Insulin helps in lowering down the blood sugar level. Now how does it do? Glucagon और इंसुलिन alternative actions कैसे कर पाती है? सिक्रीशन तो है, लेकिन इसमें क्या चेंज लाना है बॉडी के अंदर जिसकी वजह से ये ग्लूकागॉन जो है वो ग्लूकोज ऐड करवा रहा है ब्लड के अंदर, लेकिन जो इंसुलिन है वो खत्म करवाता है. दैट इज बाय द अपटेक और द गिविंग आउट. अब अगर मैं बोलूं कि जो ग्लूकोज है दैट इज बीन टेकन बाय द बॉडी टिश्यूज, हमारे जो सिस्टम्स हैं वो ग्लूकोज ब्लड में से ले रहे हैं, अगर हम वो बढ़ा दें तो ब्लड में से अपने आप शुगर जो है वो कम हो जाएगी, है ना. By increasing the uptake or by increasing the utilization by the tissues of the glucose, it is decreased. Done or not? है ना. मतलब क्या हुआ कि जब भी एक्शन होगा, ब्लड शुगर लेवल बढ़ रहा है, उसमें क्या होगा,
इंसुलिन जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, सिक्रीशन एज अ सिक्रीशन फ्रॉम द पेनक्रियाज। अब इंसुलिन जब दिया तो उसने क्या करना है, सेल्स को अपटेक बढ़ा देनी है, मतलब सेल्स उसको ज्यादा से ज्यादा उठाएं, ग्लूकोज को ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करें, यूटिलाइज करें। जैसे जैसे वो सेल्स ज्यादा एब्जॉर्ब करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, अपने आप ब्लड का शुगर लेवल जो है वो कम हो जाएगा। अब अगर बढ़ाना है, लेट्स से शुगर लेवल ब्लड के अंदर जो है नॉर्मल रखना चाहिए ना, हमें तो नॉर्मल रेगुलेशन का मतलब ये है कि नॉर्मलाइज। अगर उसको ऑलरेडी ये बहुत कम है और उसको बढ़वाना है, इंक्रीज करना है, तो कैसे करेंगे, उस अपटेक को रोक देंगे। मतलब फॉर दैट टाइम बीइंग, जब तक एक स्टेबल कंडीशन नहीं आ जाती, ग्लूकागॉन सिक्रीट हो रहा है एंड इट इज इनिशियलाइजिंग कि जो अपटेक है या यूटिलाइजेशन है, जो एब्जॉर्प्शन है ग्लूकोज की, वो रुक जाए बाय द सेल्स, वो रुक जाए। अब सेल्स नहीं लेंगे तो शुगर लेवल ऐड जितना हो रहा है वो सारा का सारा ब्लड के अंदर होगा। ठीक है, सो दीज आर द प्रोसेसेस दैट विच आर हेल्पिंग इन द एक्शंस टू प्रोवाइड द इधर इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ द शुगर इन द ब्लड। ठीक है, अब यहाँ पे ये एक कंडीशन आती है जब हमारा ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना, मतलब हाइपर कंडीशंस में चला जाता है। हाइपर इज एन एक्सेस कंडीशन, हाइपो इज अ डेफिशिएंट कंडीशन। हम हाइपो और हाइपर टर्म्स कब लगाते हैं, जब टोटल एक्सेस होता है, नॉर्मल से बहुत ऊपर और बहुत नीचे आ जाए, डेफिशिएंट हो जाए, तो हम हाइपो टर्म लगाते हैं, है ना। सो यहाँ पे क्या है कि जब ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा हाइपर कंडीशन में चला जाता है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो जाता है, तो ग्लूकोज जो है दैट इज ऑल्सो रिलीज थ्रू द यूरिन। यूरिन में भी ग्लूकोज जो है दैट इज फाउंड इन द यूरिन, एंड जब यूरिन टेस्ट करवाए जाते हैं तो कीटोन बॉडीज एड ऑन हो रही हैं उसके अंदर, ठीक है, दैट इज इनटू द यूरिन, दे आर फाउंड। आल्सो द ग्लूकोज इज यू कैन से लोकेटेड इन द यूरिन, ठीक है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर लोकेटेड एंड दैट लीड्स टू द डिजीज व्हिच इज कॉल्ड एज डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज सुना हुआ है ना, डायबिटीज क्या होता है, जब एक्सट्रीम शुगर लेवल बढ़ जाता है ना, और ऐसा शुगर लेवल बढ़ने से यानी डायबिटीज होने से और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। और सबसे पहली प्रॉब्लम क्या आती है, इम्यूनिटी वीक हो जाती है। क्यों इम्यूनिटी वीक होगी, क्योंकि उसी ब्लड ने हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो करवानी है किसको, टू द वेरियस टिश्यूज, जैसे थाइमोसिन था अभी, है ना, उन सारी चीजों की हमारी टिश्यूज के पास जो इम्यूनिटी क्रिएट करने वाली चीजें हैं वो लेके जानी है। लेकिन अगर उसके अंदर ग्लूकोज बहुत ज्यादा बढ़ गया तो हमारा फ्लो जो है वो थिक हो जाता है, ब्लड थिक हो जाता है। जब ब्लड थिक हो गया तो फ्लो जो है वो स्लो हो जाएगा। ठीक है, ब्लड के स्लो होने से मतलब उसका फ्लो बहुत धीरे धीरे चल रहा है, जिसकी वजह से वो सारी बॉडी में सप्लाई नहीं हो पाता, और उसके साथ बढ़ती हैं बाकी प्रॉब्लम्स। सो दैट इज डायबिटीज जो है आज की डेट में बोलते हैं कि डायबिटीज होना मींस द बॉडी इज नाउ प्रोन टू ऑल द डिजीजेस, मतलब अब उसको कुछ भी हो सकता है इस बॉडी में। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमें शुगर कंट्रोल करके रखना। अगर किसी को मीठा खाने की बहुत आदत है, कई लोग तो ऐसे इतना ज्यादा मीठा खाते हैं, मतलब चले चले भी कुछ ना कुछ मीठा उठा लेंगे और मुंह में डाल देंगे। इतना ज्यादा मीठा खाने वाले जो लोग हैं वो यूजुअली सफर करते हैं डायबिटीज। एक होता है नॉर्मल अमाउंट, शादी शुदी पे गए तो हम लोगों ने ज्यादा खा लिया, लेकिन उसके बाद क्या है 2 दिन अपने आप ही कंट्रोल कर लो कि मैंने उस दिन केक्स एंड आइसक्रीम्स बहुत ज्यादा खा ली थी, नाउ आई हैव टू कंट्रोल, ताकि आपकी बॉडी बैलेंस कर दे, वो 2 दिनों के अंदर उसको बैलेंस कर ले। अगर कम पड़ रहा होगा ना तो वो अपने आप ही उसको कवर अप कर लेगा, लेकिन अगर ज्यादा पड़ रहा है, कम पड़ने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही छोड़ दो, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना हमने, बिल्कुल शुगर जो है वो खत्म नहीं कर देनी, अपनी अपटेक जो है शुगर की हमने खत्म नहीं करनी। वैसे जो खाना वाना खाते हो उसके अंदर से मिल जाता है उसको ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाते हैं, है ना, आप लोगों ने पढ़ा है डाइजेशन ऑफ द फूड, चपाती वगैरह आप खाते हो, जितने कार्बोहाइड्रेटिक प्रोडक्ट्स हैं उनमें से भी इनको मिल जाएगा। बट अगर वो सारी चीजें हम लोग कवर अप नहीं कर पाते, अगर हमारा शुगर मतलब बिल्कुल ही आपने रिड्यूस कर दिया, खत्म ही कर दिया, तो भी प्रॉब्लमेटिक होगा। तो हमारे सेल्स ऑफ लैंगरहैंस जो होते हैं, ये आइज ऑफ लैंगरहैंस, इनके ऊपर बहुत ज्यादा लोड पड़ जाता है एंड दैट लीड्स टू द डैमेजिंग ऑफ द पेनक्रियाज। ऐसे लोगों को इंसुलिन इंजेक्शंस के साथ ठीक किया जाता है। कुछ एक ऐसे लोग होते हैं जो इंसुलिन का इंजेक्शन उनके लिए मैंडेटरी हो जाता है। नाउ दे विल बी वर्किंग ओनली इफ द इंसुलिन विल बी गिवन टू देम अकॉर्डिंग टू द टाइमिंग सेट फॉर देम। कईयों को हर हफ्ते लगाना पड़ता है, कईयों को महीने के बाद लगाना पड़ता है। ठीक है, तो इंसुलिन इंजेक्शन इज अ परमानेंट क्योर फॉर देम, क्योंकि वो पेनक्रियाज तो खराब, वो तो खत्म हो गया, सेल्स डैमेज हो गए जिन्होंने इंसुलिन सिक्रीट करना था लो डाउन करने के लिए। तो इंसुलिन का इंजेक्शन यूजुअल लगाया जाता है एक्सटर्नल सोर्स से। ठीक है, external insulin as in injection form it is given. Anji, done? Any question? Now the next is the ovaries and the testes. Gonads. Ovary already I have described,
The ovaries, they are present in the lower abdominal region associated with the female reproductive system. So this is present in the lower abdominal region. What is the secretion of these ovaries? Hanji, what is the secretion? Estrogen and progesterone. These are the two ovarian hormones, but otherwise pituitary hormones are also, these are also associated with it. What are the pituitary hormones associated with it? FSH and LH. So we'll continue this tomorrow, and the last action. So tomorrow, by tomorrow, this chapter will be finished. Okay. So tomorrow we'll definitely going to finish this. Any question, any doubt? ये मैं करवाऊंगी, कल कंटिन्यू करवाऊंगी. हाँ जी बच्चे, कोई क्वेश्चन किसी को? Okay. Thank you so much then. Goodbye. Have a great day.